भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 19,206 करोड़ 79 लाख रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। देश में प्रति व्यक्ति शुद्ध आय 1.39 लाख से बढ़कर 1.52 लाख रुपए से अधिक हुई। राज्य विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश। और प्रदेश में सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 में ड्रॉप आउट दर को कम करने ब्रिज कोर्स संचालित। अप्रैल माह में होगा बेसलाइन टेस्ट। अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 19,206 करोड़ 79 लाख 529 रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। इस अनुपूरक बजट में शासकीय आवासों की मरम्मत के लिए 205 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1,000 करोड़ और गेहूं खरीदी के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं, नहरों के निर्माण और मरम्मत के लिए दूसरे अनुपूरक बजट में 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पेश किए गए अनुपूरक अनुमान के अनुसार औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए 726 करोड़ रुपए, अटल गृह ज्योति योजना के लिए 622.4484 करोड़ रुपए और खाद्य विभाग के उपार्जन के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। MSME प्रोत्साहन, व्यवसाय निवेश संवर्धन के लिए 1,075 करोड़ 80 लाख रुपए और वन विभाग के वानिकी और वन्य जीव के विकास के लिए 293 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों पर 15,03,395 करोड़ तक पहुंच गया है। इसमें उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि शामिल है। सरकार का कहना है कि यह राज्य की अर्थव्यवस्था के विस्तार को प्रदर्शित करता है। पिछले वित्तीय वर्ष में यह करीब 13,53,000 करोड़ था। इस तरह सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 11% की वृद्धि हुई है। यह जानकारी विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में दी गई है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक राज्य में प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय 2023-24 में 1,39,713 रुपये थी, जो अब बढ़कर 1,52,615 हो गई है। वहीं मुद्रास्फीति के लिहाज से देखें तो प्रति व्यक्ति शुद्ध आय 70,434 रुपये हो गई है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि, पशुधन, वानिकी सहित प्राथमिक क्षेत्र का योगदान मामूली रूप से कम हुआ है, जबकि निर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़ा है। अर्थव्यवस्था में अहम योगदान सेवा क्षेत्र, मसलन व्यापार, होटल, रेलवे इत्यादि का माना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के पैम्पलीमोसेस में सर शिवसागर राम गुलाम वनस्पति उद्यान में मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति सर अनिरुद्ध जगन्नाथ और पूर्व प्रधानमंत्री सर शिवसागर राम गुलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में मॉरिशस की प्रगति में दोनों नेताओं की स्थायी विरासत और भारत मॉरिशस संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में उनकी भूमिका को याद किया। पुष्पांजलि समारोह के बाद श्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने एक उद्यान में एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत एक पेड़ लगाया। श्री मोदी ने इस पहल में डॉक्टर नवीन राम गुलाम की भागीदारी के लिए उनका आभार व्यक्त किया और कहा कि यह कदम प्रकृति, मातृत्व और स्थिरता को सम्मानित करता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राम गुलाम का समर्थन हरित और बेहतर भविष्य को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों की साझी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
निर्वाचन आयोग ने सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ईआरओ, जिला चुनाव अधिकारी डीईओ या मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ के स्तर पर अनसुलझे मुद्दों पर 30 अप्रैल तक सुझाव आमंत्रित किए हैं। आयोग ने कहा है कि इसके माध्यम से चुनावी प्रक्रियाओं को और मजबूत करने के लिए पार्टी अध्यक्षों और वरिष्ठ सदस्यों के साथ बातचीत का भी अवसर मिलेगा। उन्होंने सभी समस्याओं को कानूनी ढंग से हल करने तथा 31 मार्च तक आयोग को एक कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। सरकार ने कहा है कि देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में जहां भी निर्देशों और नियमों का उल्लंघन होगा वहां टीमें भेजकर उचित कार्रवाई की जाएगी। यह बात केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान आपूर्ति विभाग के सवालों के जवाब में कही। हर पात्र किसान को इसका लाभ मिले, इसके लिए हम राज्य सरकारों के सहयोग से सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ देने के लिए अभियान चलाते हैं। विकसित भारत अभियान के दौरान 1 करोड़ पात्र हितग्राही जोड़े गए और स्वच्छता अभियान के दौरान भी लगभग 30 लाख नए नाम जोड़े गए। हितग्राहियों की पहचान का प्राइमरी काम राज्य सरकारें करती। अगर अब भी उनके राज्य में कोई पात्र हितग्राही शेष रह गया हो तो वो तुरंत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए। एक भी पात्र किसान शेष नहीं बचेगा, सबके खाते में पैसे जाएंगे। वेव्स एंटी पायरेसी चैलेंज क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य तेजी से आगे बढ़ते तकनीकी युग में डिजिटल सामग्री की सुरक्षा करना है। जैसे जैसे डिजिटल मीडिया की खपत बढ़ती है, वैसे वैसे पायरेसी और सामग्री हेरफेर की चुनौतियां भी बढ़ती हैं। यह चुनौती फिंगर प्रिंटिंग और वाटर मार्किंग तकनीकों में अभिनव समाधानों को बढ़ावा देने का प्रयास करती है, जिससे व्यक्तियों, शोध टीमों, स्टार्टअप और स्थापित संगठनों की भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में 1296 पंजीकरण प्राप्त हुए, जो डिजिटल सामग्री सुरक्षा में गहरी रुचि को दर्शाता है। यह चुनौती विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का हिस्सा है, जो संपूर्ण मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के मेल मिलाप के लिए एक अनूठा केंद्र और अध्ययन मंच है। यह आयोजन एक प्रमुख वैश्विक आयोजन है, जिसका उद्देश्य वैश्विक M&E उद्योग का ध्यान भारत की ओर आकर्षित करना और इसे भारतीय M&E क्षेत्र के साथ साथ इसकी प्रतिभाओं से जोड़ना है। सम्मेलन 1 से 4 मई 2025 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर और जियो वर्ल्ड गार्डन में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों में अध्ययन के स्तर और दक्षता को सुधारने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ब्रिज कोर्स का संचालन कर रहा है। प्रदेश में 4200 हाई स्कूल और 4100 हायर सेकेंडरी सरकारी स्कूलों में हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित के एक शिक्षक को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था मार्च माह से शुरू कर दी गई है। ब्रिज कोर्स के माध्यम से सरकारी स्कूलों को ड्रॉप आउट दर को कम करने में मदद मिलेगी। प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक अप्रैल माह में और 16 जून से 20 जुलाई तक ब्रिज कोर्स का संचालन करेंगे। ब्रिज कोर्स के दौरान ही 5 और 12 अप्रैल को इन विद्यार्थियों का बेसलाइन टेस्ट अंग्रेजी, गणित और हिंदी में लिया जाएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि सरकार धान के उपार्जन की प्रक्रिया को पारदर्शी और दोष रहित बनाने के लिए तकनीक का सहारा लेगी। विधानसभा में ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा के दौरान उन्होंने यह जानकारी दी। श्री राजपूत ने बताया कि धान के परिवहन से जुड़े वाहनों पर GPS लगाया जाएगा और एक नियंत्रण कक्ष के जरिए इन वाहनों के आवागमन की निगरानी की जाएगी।
उन्होंने यह भी बताया कि उनका विभाग एक सॉफ्टवेयर पर भी काम कर रहा है जिसमें उपार्जन की पूरी प्रक्रिया को शामिल किया गया है और इससे उपार्जन में अनियमितताओं को भी रोका जा सकेगा। दरअसल वरिष्ठ भाजपा विधायक अजय बिश्नोई ने जबलपुर जिले में धान उपार्जन के दौरान अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया था। उनका कहना था कि उपार्जन के लिए किसानों को टोकन लेने के लिए भी पैसे देने पड़ रहे हैं और अन्य जिलों के मिलर धान के परिवहन में गड़बड़ी कर सरकार से पैसा ले रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर की सीमा से लगे मंडला के गांव देवरी बकई में 9 साल बाद झील महोत्सव में जबलपुर के वर्गी बांध में पर्यटक वाटर स्पोर्ट्स, एयर स्पोर्ट्स और लैंड स्पोर्ट्स का लुत्फ उठा सकेंगे। शिवपुरी जिले में होली सहित अन्य त्योहारों को देखते हुए कलेक्टर की अध्यक्षता में सद्भावना एवं समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। अशोकनगर में जन सुनवाई में कलेक्टर ने जिले के आवेदकों की समस्याओं को सुना एवं मौके पर ही उपस्थित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए गए। नर्मदापुरम में जिला स्तरीय कृषि विज्ञान मेले का आयोजन 12 मार्च को जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में किया जा रहा है और आगरमालवा कलेक्टर ने घटते जल स्तर को ध्यान में रखते हुए आने वाली ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की उपलब्धता को बनाए रखने के मद्देनज़र जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 19,206 करोड़ 79 लाख रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। देश में प्रति व्यक्ति शुद्ध आय 1.39 लाख से बढ़कर 1.52 लाख रुपए से अधिक हुई। राज्य विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश। और प्रदेश में सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 में ड्रॉप आउट दर को कम करने ब्रिज कोर्स संचालित। अप्रैल माह में होगा बेसलाइन टेस्ट। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।